हम सब कभी ना कभी एक डिजाइन लूप में फंस जाते हैं। आप भी फंसे होंगे कभी। हमारी पुरानी डिजाइन और नई डिजाइन बहुत सिमिलर लग रही होती है, नए कॉन्सेप्ट्स दिमाग में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केएसबी और इस एपिसोड में हम ये सभी जानेंगे। तो हम जानेंगे क्या होता है टूल माइंडसेट, क्या होता है डिजाइन माइंडसेट, और इस डिजाइन माइंडसेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि ये लॉन्ग टर्म में कैसे फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल माइंडसेट क्या होता है? देखिए, इसके कुछ ना साइंस होते हैं। जैसे बीमारी के साइंस होते हैं ना, वैसे इसके भी कुछ एक साइंस होते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो आप खुद ऑब्जर्व करिएगा कि कहीं आप हमेशा जब भी डिजाइन करते हैं तो कुछ नए प्लगइन, कुछ नए टेम्पलेट इसकी तरफ तो नहीं भागते हैं। क्या आप में इस तरह की इच्छा हमेशा होती है कि मैं कोई टेम्पलेट देख लूँ, उससे इंस्पायर हो जाऊँ, या फिर कोई टेम्पलेट ही यूज़ करके नया डिज़ाइन बना लूँ, या फिर जैसे फिग्मा यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो फिग्मा का कोई प्लगइन यूज़ कर लूँ जिससे काम फटाफट हो जाए? क्या आप इस तरह के लूप में हैं? अगर है तो ये एक साइन है टूल माइंडसेट का। हम इसके साथ ही एक डिज़ाइन मास्टरी, इस तरह की एक कॉन्सेप्ट में भी फंस जाते हैं। हमें लगता है हम दूसरे डिज़ाइनर से बहुत जल्दी डिज़ाइन बना सकते हैं। जब ये लूप भी हमारे अंदर क्रिएट होता है तब भी हम एक टूल माइंडसेट की तरफ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि टूल्स की तरफ ही हमारा पूरा ध्यान होता है कि उसको शॉर्टकट, उसके सारे शॉर्टकट्स मैं याद कर लूँ, कितनी जल्दी मैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँ। तो ये भी एक साइन है आपका टूल माइंडसेट की तरफ बढ़ने का। अक्सर हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन स्टार्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई फिनटेक की आपको वेबसाइट या फिर ऐप बनानी है। फिनटेक मतलब किसी मनी रिलेटेड जो भी एक कॉन्सेप्ट है या फिर कोई स्टार्टअप है, उससे रिलेटेड हमें कोई वेबसाइट या ऐप या एप्लीकेशन बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मोस्ट यूजर्स क्या करते हैं, मोस्ट डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि 4-5 टेम्पलेट देखेंगे फिनटेक के, उनको कंबाइन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे और अपने क्लाइंट को दे देंगे। आप भी ऐसा करते हैं क्या? देखिए, स्टार्टिंग में सब ऐसा करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करना रोज शुरू कर देते हैं, हर क्लाइंट के साथ इस तरह का काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम एक टूल माइंडसेट के अंदर बंध जाते हैं। क्योंकि टूल माइंडसेट कहता है एग्जीक्यूशन इज नॉट इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वो आपने समझा है या नहीं, वो मैटर करता है। देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जैसे ही कभी कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है डिज़ाइन का, मतलब जैसे ही रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही तरह की आने लग जाती है, तो हम वहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हम वापस से सर्च चालू कर लेते हैं, नए प्लगइन्स की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, नए शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया एक टूल माइंडसेट की तरह। डिज़ाइन माइंडसेट को मैं आपको एक फॉर्मूले की तरह समझाता हूँ। डिज़ाइन माइंडसेट इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी प्लस एम्पैथी प्लस एडेप्टेबिलिटी। तो चलिए बात करते हैं क्यूरियोसिटी। एक बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, लेकिन हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी है। बीइंग अ डिज़ाइनर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स उठाते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और फटाफट कुछ डिज़ाइन कर देते हैं। हम वो क्यूरियोसिटी भूल चुके हैं कि वो प्रॉब्लम हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्लाइंट को वो डिज़ाइन क्यों चाहिए, क्लाइंट किस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा है और उसको क्या सोल्यूशन चाहिए। हम बस क्विकली डिज़ाइन बना के क्लाइंट को प्रोवाइड करने की सोचते हैं। तो ये होती है क्यूरियोसिटी। तो ये क्यूरियोसिटी हमें वापस जगानी पड़ेगी। जब भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको थोड़ा सोचना है, आपको देखना है कि इस प्रॉब्लम का मैं सही सोल्यूशन क्या निकाल सकूं, रादर कि मैं बहुत सारे टेम्पलेट्स देख लूं, बहुत सारे इंस्पिरेशंस ले लूं। चलिए बढ़ते हैं एम्पैथी की तरफ। एम्पैथी का मतलब होता है किसी की तरफ लगाव या फिर किसी को समझना। तो इसमें एम्पैथी कैसे काम करती है? अब हम वापस से फिनटेक वाली ऐप का एक एग्जांपल लेते हैं कि फिनटेक की ऐप के यूजर्स कौन से हैं, पहले वो समझें। क्या वो यंग यूजर्स हैं, क्या वो ओल्ड यूजर्स हैं? तो क्या हम उन यंग यूजर्स को समझ पा रहे हैं? क्या वो इतने टेक सेवी हैं, वो टेक्नोलॉजी बहुत इजीली समझ सकते हैं, या फिर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज में हैं तो उनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी? अगर हम इस तरह की स्टडी डिज़ाइन करने से पहले कर देंगे तो हमारे लिए वो एम्पैथी का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका डिज़ाइन अडॉप्ट हो पाएगा या नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कहीं एक AI टूल पे बहुत अच्छा एनिमेशन देखा,
पेमेंट कंप्लीशन का एनिमेशन देखा। अब वो पेमेंट कंप्लीशन का एनिमेशन आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या उस यूज़र के लिए जो उस समय पेमेंट कर रहा है और वो कहीं अंदर से डरा हुआ है कि मेरा पेमेंट सही जगह जाएगा या नहीं, उस समय उसके लिए वो यूज़फुल है या नहीं? क्या यूज़र उसे अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं? अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया तो आप डेफिनेटली टूल माइंडसेट से दूर चले जाएंगे। और ये तीनों को कंबाइन करके ही बनता है डिज़ाइन माइंडसेट। देखिए, डिज़ाइन माइंडसेट टूल्स को टच करने से पहले स्टार्ट हो जाता है। अब आपने देखा होगा, जब मैं डिज़ाइन माइंडसेट समझा रहा था तो कहीं पे भी मैंने एक टूल के बारे में बात नहीं करी कि आप एक टूल यूज़ करिए और उससे कुछ करिए। आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप एक थॉट प्रोसेस में हो, आप एक रिसर्च प्रोसेस में हो। तो हमेशा डिज़ाइन माइंडसेट टूल माइंडसेट से ज़्यादा सुपीरियर होता है। देखिए, जब आप डिज़ाइन माइंडसेट में जाएंगे ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। Why does this problem exist? ये प्रॉब्लम हुई ही क्यों? ये इस प्रॉब्लम का सही कारण क्या है? Rather, what should I design? What should I create? तो आप क्रिएशन को बाद में पकड़ेंगे, पहले आप देखेंगे ये प्रॉब्लम हुई क्यों। इसका कुछ एक कोर रीज़न होगा। अगर उस कोर रीज़न को आप समझ गए तो आप उसका सोल्यूशन बहुत इजीली निकाल पाएंगे। डिज़ाइन माइंडसेट में आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनना पड़ता है। अब आप किस तरह की प्रोसेस ले सकते हैं? तो एक सबसे अच्छी प्रोसेस होती है डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस, जो स्टार्ट होती है एम्पैथी से, फिर उसको डिफाइन किया जाता है, फिर आइडिएट किया जाता है, फिर प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है और लास्ट में उसे टेस्ट किया जाता है। और इसी लूप के प्रोसेस से हम एक नया आइडिया बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हमें दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेगी कि एस्थेटिक्स हमेशा यूजेबिलिटी के बाद में आते हैं। मतलब कोई भी चीज़ दिखती कैसी है वो तब काम आएगी जब वो यूजेबल बनेगी। हम लोग हमेशा सिर्फ दिखने में अच्छी चीज़ें बने इस तरफ ध्यान देते हैं, बट क्या वो यूजेबल है ये ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जब इस तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे तो हमारी डिज़ाइन थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी क्रिएट होना, और इस डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू हम डिज़ाइन माइंडसेट की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। याद रखिएगा, एवरी ग्रेट डिज़ाइनर स्टार्ट्स विथ लिसनिंग बिफोर डिज़ाइनिंग। तो हमेशा सुनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए। आप जब अच्छे लिसनर बनेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा सुनाई देगी, आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब हम एकदम एक्टिवली किसी चीज़ पे स्टार्ट हो जाते हैं ना काम करना, तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। क्या पता क्लाइंट ने कुछ 4 चीज़ें और बोली थी, क्या उन 4 चीज़ों का मतलब कुछ और भी हो सकता है। हम क्लाइंट से क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते थे, हम क्लाइंट से और क्लैरिटी ले सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली टास्क पे आ गए, हमने फटाफट उस टास्क को कंप्लीट करने में लग गए। तो इससे हमारी डिज़ाइन प्रोसेस तो बनने लग गई, लेकिन वो जो क्वालिटी आनी चाहिए थी या फिर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग बहुत काम आती है। तो यही है डिज़ाइन माइंडसेट। तो चलिए देखते हैं हम एक डिज़ाइन माइंडसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंटर्स बोलूंगा, यू मे राइट देम, और मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहला होता है, डिज़ाइन करने से पहले 3 बार सोचिए, एटलीस्ट 3 बार सोचिए। जब आप कुछ लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं तो देखिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है ऑब्जर्व यूजर्स। अब किस तरह से यूजर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि उस ऐप से रिलेटेड यूजर हो सकता है मेरे आसपास ना हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारे यूजर्स आपके आसपास के होते हैं। वो हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हों, हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, हो सकता है आपके कलीग्स हों। जब आप एम्पैथी की तरफ बढ़ेंगे ना तो उसी से आपको रियल इंसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है, स्टार्ट जर्नलिंग योर डिज़ाइन डिसीजंस। आपने ये डिज़ाइन क्यों बनाया था, उस समय आपको क्यों लगा था कि ये कलर उसमें यूज़ लेना चाहिए या इस लेआउट को इस तरह से यूज़ करना चाहिए था। जब आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप नेक्स्ट टाइम वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप इस प्रोसेस को आइटरेट करने की जगह आप उसको एक तरह से एक क्वालिटिव नोटबुक बना लेंगे कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। चौथा पॉइंट, हर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में मुझे क्या लर्निंग मिली, उन यूजर्स के बारे में, ना कि उस टूल के बारे में। जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ने लग जाएगी और आप एक डिज़ाइन माइंडसेट क्रिएट करने लग जाओगे। 5वां पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट ऑफन। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। क्यों आपकी एक ही डिज़ाइन सबसे अच्छी होनी चाहिए? आप
2-3 तरह के वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको टेस्ट करिए, आप यूजर्स को दीजिए, आप अपने क्लाइंट के साथ में टेस्ट करिए कि मैंने ये 3 तरह के डिज़ाइंस बनाई हैं, आपको इनमें से कौन सा समझ में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और इसका एक बोनस पॉइंट ये है कि कीप अ डिज़ाइन नोटबुक। अपनी एक नोटबुक क्रिएट करिए, उसके अंदर इस तरह के डिसीजंस लिखिए। आप इस तरह से जब जर्नलिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यू विल बिकम अ सीनियर डिज़ाइनर फ्रॉम अ जूनियर डिज़ाइनर। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप एक आर्टिस्ट से एक डिज़ाइनर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स आज एक आर्टिस्ट है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आपने कोई डिज़ाइन बनाई है और कोई उसको क्रिटिक करता है या फिर उसमें कुछ कमियां निकालता है, तो आपको दुख होता होगा, आपको गुस्सा आता होगा कि इसको क्या पता इस डिज़ाइन में क्या है, उसको क्या पता डिज़ाइन कैसे की जाती है। होता है ना ऐसा? तो ये होता है एक आर्टिस्ट माइंडसेट, क्योंकि हम अपने डिज़ाइन से बहुत लगाव करते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगा किसी क्लाइंट के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उसमें अगर कुछ कमी निकलेगी, वो मैं फीडबैक लेके उस फीडबैक को कंप्लीट करूंगा, तो मैं एक डिज़ाइनर बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर अपनी फीलिंग्स नहीं रखी। मेरा मतलब है उसको कंप्लीट करना, मेरा मोटिव है उस डिज़ाइन का एक सोल्यूशन बना के उस क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आपको देता हूँ एक गुरु मंत्र, माइंडसेट ग्रोज बाय रिफ्लेक्शन नॉट रिपीटेशन। तो हमने ये समझ लिया कि डिज़ाइन माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए देखते हैं कि डिज़ाइन माइंडसेट लॉन्ग रन में क्या काम आएगा। देखिए, टूल्स कीप ऑन इवॉल्विंग, नए टूल्स आते रहेंगे। एक टाइम था जब फोटोशॉप पे सब डिज़ाइन किया जाता था, फिर नए नए टूल्स आने लग गए। आजकल फिग्मा पे होता है, अब तो एआई पे भी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है। तो टूल्स सिर्फ एक अपग्रेड का माध्यम है, डिज़ाइन माइंडसेट उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका लॉन्ग रन में जाना तय है, क्योंकि डिज़ाइन माइंडसेट रिलेवेंट है एम्पैथी के, क्यूरियोसिटी के, एडेप्टेबिलिटी के। तो ये तो तय है, जिस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन माइंडसेट रखा वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। क्या आप जानते हैं, जो असली हायरिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो बटन क्लिकर्स को नहीं, थिंकर्स को डिज़ाइनर लेना पसंद करते हैं। एंड दिस डिज़ाइन माइंडसेट हेल्प्स इन लाइफ टू। बिल्कुल, आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है ये। आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाएंगे, आप लीडरशिप में अच्छे हो जाएंगे, आप डिसीजंस लेने में अच्छे हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो जाएंगे। इससे बड़ा टूल दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन थिंक। अब ज़्यादा मत सोचो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और मुझे सपोर्ट करो। इस एपिसोड में इतना ही। आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक एज वेल। KSB साइनिंग ऑफ।